सुप्रभात प्रिय विद्यार्थियों, आज फिर मैं आपके सामने प्रस्तुत हूँ हमारे भाषा सेतु पुस्तक के पाठ 7 चंद्रशेखर वेंकटरमण के आगे के शेष बचे पाठ को पढ़वाने के लिए। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले मैं पिछली कक्षा में हमने क्या क्या पढ़ा उसके विषय में हम थोड़ा सा अध्ययन कर लेते हैं, थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं ताकि हमको आगे के पाठ पढ़ने में आसानी हो, है ना। तो विद्यार्थियों, पिछली कक्षा में हमने क्या पढ़ा कि चंद्रशेखर वेंकटरमण ने अपनी एमएससी की परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए कहाँ पे मद्रास के विश्वविद्यालय में प्रविष्ट हुए, अर्थात मद्रास विश्वविद्यालय में उन्होंने प्रेसिडेंसी कॉलेज में उन्होंने एडमिशन लिया और एमएससी करते हुए पूरे मद्रास विश्वविद्यालयों में उन्होंने कौन सा स्थान प्राप्त किया? प्रथम स्थान प्राप्त किया। और इस प्रथम स्थान प्राप्त करने पर सरकार इतनी ज़्यादा प्रसन्न हुई कि उन्होंने उनको छात्रवृत्ति प्रदान की और साथ ही साथ विलायत जाकर रहकर आगे उच्च शिक्षा प्राप्त करने की पूरी व्यवस्था की, है ना। ये हम पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं। लेकिन क्या होता है चंद्रशेखर वेंकटरमण के साथ कि उनकी स्वास्थ्य ठीक नहीं होने के कारण वो विदेश नहीं जा पाते और विदेश जाकर आगे की शिक्षा पूर्ण नहीं कर पाते। मजबूरी में वो आय व्यय विभाग में एक अधिकारी के पद पर कार्य करने लगते हैं, है ना। इतना पढ़ा था हम लोगों ने, आप लोगों को याद होगा, है ना। तो आय व्यय विभाग में अधिकारी पद पर कार्य करते हुए वो हमेशा विज्ञान के प्रति उनकी निष्ठा रहती थी। इसीलिए उन्होंने देखा कि कोलकाता में एक वैज्ञानिक प्रयोगशाला है जिसका नाम क्या है? इंडियन एसोसिएशन ऑफ साइंस। तो अपना नौकरी का कार्य शाम को पूर्ण करने के पश्चात या अवकाश के समय में वो क्या किया करते थे? उस वैज्ञानिक प्रयोगशाला में चले जाया करते थे और वैज्ञानिक प्रयोग या खोज किया करते थे। ठीक है, इतना बताया था मैंने आपको। और उसी समय वहाँ के कोलकाता विश्वविद्यालय के जो उप कुलपति है सर आशुतोष मुखर्जी की नज़र किन पर पड़ी? चंद्रशेखर वेंकटरमण पर पड़ी और वो उनसे इतने ज़्यादा प्रभावित हुए कि उन्होंने उन्हें अपने विश्वविद्यालय में विज्ञान के प्रोफेसर के रूप में नियुक्त करने का प्रस्ताव रखा, है ना। और चंद्रशेखर वेंकटरमण ने भी अपने सरकारी नौकरी और उच्च पद और उन्नति को त्याग कर, अच्छी सैलरी वाली इस नौकरी को त्याग कर कोलकाता विश्वविद्यालय में प्रोफेसर के पद पर कार्य करने लगे, है ना। इतना हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, चलिए आगे हम उनके विषय में थोड़ी और जानकारी लेते हैं। बच्चों, आपको किताब में भी बहुत सारी जानकारी है, कुछ मैं अपने मन से भी जो मैं सर्च करके चंद्रशेखर वेंकटरमण के विषय में जो मुझे पता है वो मैं आप लोगों को जानकारी देने की कोशिश करूँगी। तो आप लोग भी ये कोशिश कीजिएगा बेटा, इतने महान वैज्ञानिकों के विषय में आप भी अपनी तरफ से कुछ सर्च करें और उनके बारे में जानकारी एकत्र करें। ठीक है, अच्छा, मैं यहाँ पर आपको आगे पढ़ाने से पहले उनके विषय में थोड़ी सी और चीज़ें मैं बता देती हूँ कि जब वो विद्यार्थी थे, कब की बात कर रही हूँ मैं? 1906 की बात कर रही हूँ। जब वो विद्यार्थी थे तो जब वो विद्यार्थी जीवन अपना व्यतीत कर रहे थे उस समय भी उन्होंने अपने कई शोध पत्र लिखना शुरू कर दिए थे। तो 1906 में उन्होंने अपना पहला शोध पत्र लिखा था प्रकाश विवर्तन के ऊपर। कब लिखा था उन्होंने अपना पहला शोध पत्र? सन 1906 में। किसके ऊपर? प्रकाश विवर्तन के ऊपर, जो कहाँ छपा था? लंदन के एक पत्रिका में छपा था। लंदन की एक पत्रिका में छपना बहुत बड़ी बात है, अपने आप में एक सम्मान की बात है ना। तो इस शोध पत्र में मतलब क्या उन्होंने किया था? उन्होंने ये सर्च किया था कि जब प्रकाश की किरणें, ठीक है, जब प्रकाश की किरणें किसी छेद से या किसी पारदर्शी वस्तु से या पर्दे से होकर गुजरती है, तो प्रकाश की किरणें जब उससे होकर गुजरती है तो उसके किनारे में रंग बिरंगी पट्टियां बन जाती हैं। जब वो किसी छेद से या पारदर्शी वस्तु से होकर गुजरती है प्रकाश की किरणें, तो जो वस्तु है उनके किनारे पे रंगीन पट्टियां बन जाती हैं। और इस घटना को हम किसे क्या कहते हैं? विवर्तन कहते हैं। यह शोध उन्होंने किया था, किन्होंने? चंद्रशेखर वेंकटरमण ने। और उन्होंने ये भी बताया था, इसका तात्पर्य यह है कि इससे ये पता चलता है कि प्रकाश तरंगों में निर्मित है, तरंगों में निर्मित है। तभी तो वो जब किसी वस्तु पर टकराती है या वस्तु से होकर गुजरती है, इसीलिए उनके किनारों की पट्टियां कैसी हो
जाती है और इस घटना को हम क्या कहते हैं? विवर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं? विवर्तन कहते हैं। अतः इसी के ऊपर सन 1906 में उन्होंने एक शोध किया था, जो कहाँ छपा था? लंदन की पत्रिका में, है ना? इतना क्लियर है आप लोगों को? अच्छा, आगे उनके बारे में हम कुछ और जानकारी लेते हैं। तो प्रारंभिक में वो वाद्य यंत्रों पर शोध किया करते थे। उनकी रुचि वाद्य यंत्र, ध्वनि और कंपन में शोध करने की हुआ करती थी, है ना? मगर क्योंकि जो विदेशी वैज्ञानिक थे वो हमारे जितने भी भारतीय वाद्य यंत्र आप जानते होंगे ना, भारतीय वाद्य यंत्र कौन कौन से? सितार, वीणा, तबला, इन सबको जो भी विदेशी वैज्ञानिक थे वो हेय की दृष्टि से देखा करते थे, मतलब उन लोग अच्छा नहीं समझते थे। लेकिन चंद्रशेखर वेंकट रमन ने हमारे भारतीय वाद्य यंत्रों पर भी सर्च करके उन पर ये साबित कर दिया कि हमारे जो भारतीय वाद्य यंत्र ध्वनि विज्ञान की दृष्टि से श्रेष्ठ हैं। मतलब इनका भी ध्वनि विज्ञान की दृष्टि में अपना महत्व है, इनका, हमारे भारतीय वाद्य यंत्रों का, है ना? तो ये भी उन्होंने सर्च करके साबित कर दिया पूरे विश्व में कि हाँ भाई, हमारा भारतीय वाद्य यंत्र भी ध्वनि की दृष्टि से, ध्वनि विज्ञान की दृष्टि से महत्व रखता है। अच्छा, इसी शोध को करते करते हुए मेरे ख्याल से सन 1917, शायद मैंने यहाँ पे आप लोगों को बताया नहीं है, फिर भी मैं आपको बता दूं कि 1917 की बात है, शायद 17-18 की बात है, जब उन्होंने अपनी सरकारी नौकरी छोड़ी और प्रोफेसर के रूप में कार्य करने लगे। और उसी समय उन्होंने ध्वनि और कंपन के विषय में बहुत सारे शोध किए और उसी समय शोध की बात उन्होंने ये साबित करके बताया कि भाई हमारे भारतीय यंत्र क्या हैं? श्रेष्ठ हैं। अच्छा, क्योंकि उनकी ये जो ध्वनि के ऊपर इतनी प्रगढ़ जानकारी थी, इतनी मतलब इतना ज़्यादा ज्ञान था उन भारतीय शोध यंत्रों का कि जर्मनी की जो एक शोध पत्र है, भौतिक कोश, ठीक है ना, जर्मनी का एक शोध पत्र है जिसे हम भौतिक कोश कहते हैं। 20 खंडों का कोश है ये, 20 खंडों का कोश है। उसमें 8वें भाग में, 8वें खंड में लिखने के लिए, मतलब ध्वनि संबंधी भौतिकी जानकारी लिखने के लिए श्री चंद्रशेखर वेंकट रमन को बुलाया गया और उनके द्वारा वो पूरा लेख लिखवाया गया। किस पर? भौतिकी कोश के ऊपर। कब की बात है ये? सन 1927 की बात है और ये जर्मनी की बात है। और ये बेटा मतलब कि चंद्रशेखर वेंकट रमन पहले ऐसे भारतीय थे जिन्होंने जर्मनी के भौतिकी कोश में पहली बार कोई लेख लिखा था। इससे पहले कोई भी भारतीय वैज्ञानिकों ने या कोई भी भारतीय व्यक्तियों ने जर्मनी के जो भौतिकी कोश है उस पर कभी भी कोई लेख नहीं लिखा। ये भी अपने आप में एक महत्वपूर्ण जानकारी है और एक भारत के लिए सम्मान या गर्व की बात है, तो इसे भी आप लोग हमेशा याद रखिएगा, ठीक है? आगे चल के उन्हें लंदन में सन 1923 में उन्हें रॉयल सोसाइटी की सदस्यता भी मिल गई, जो भी वहाँ की बहुत अच्छी सोसाइटी थी, जहाँ पे उनको सन 1923 में क्या मिली? सदस्यता मिली। और ऐसे ही करते करते वो खोज करते करते आगे बढ़ते रहे और सन 1928 में प्रकाश के विकिरण के संबंध में उन्होंने बहुत अच्छा शोध किया और इसको नाम दिया गया रमण प्रभाव का। इतना क्लियर है आप सभी को? चलिए हम आपके पाठ में यही सारी बातें पढ़ते हैं और देखते हैं आपके पाठ में क्या जानकारी दी गई है। तो बेटा आप लोग सभी मिलाइएगा, है ना? मैं पढ़ रही हूँ, आप सभी अपनी किताब सामने रखिएगा, ठीक है? तो प्रोफेसर रमन की आरंभ से ध्वनि के संबंध में रुचि थी और उन्होंने इस संबंध में बहुत सी महत्वपूर्ण खोजें की। इन खोजों ने इनका नाम वैज्ञानिक जगत में उज्जवल किया। सन 1923 में उन्हें लंदन की रॉयल सोसाइटी, मैंने बताया था आप लोगों को, सन 1923 में उन्होंने लंदन की रॉयल सोसाइटी का सदस्य नियुक्त किया, जो बड़ी ही प्रतिष्ठा की बात थी। अच्छा, यहाँ पर बताया गया है कि विदेशी वैज्ञानिक भारतीय वाद्यों को वैज्ञानिक दृष्टि से हेय समझते थे, मतलब बिल्कुल अच्छा नहीं, उनका कोई वैल्यू नहीं समझते थे हमारे भारतीय वाद्य यंत्र को। मगर प्रोफेसर रमन ने वीणा, मृदंग, तबला आदि वाद्य यंत्रों की ध्वनियों का विस्तृत अध्ययन किया और करके दिखा दिया कि ये बाजें भी ध्वनि विज्ञान की दृष्टि से कैसे हैं? श्रेष्ठ हैं। अच्छा, सन 1928 में, मैंने आप लोगों को बताया ही है, सन
इसमें रमण ने प्रकाश के विकिरण के संबंध में खोज की, जो एक महत्वपूर्ण खोज मानी जाती है। इसे रमण प्रभाव भी कहते हैं। ठीक है, इतना समझ में आया विद्यार्थियों आप सभी को? तो आज के लिए केवल इतना ही। शेष पाठ हम हमारे अगली कक्षा में पढ़ेंगे। ठीक है, धन्यवाद विद्यार्थियों।